आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिक ताप पैमाना, जो कि ऊष्मा इंजन की दक्षता पर आधारित है। हम जानते हैं सभी ताप पैमाने ताप मापी में जो प्रयुक्त द्रव्य है उसके गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे पारा का जो तापमापी होता है उसमें पारे का जो है ताप बढ़ने पर रेखीय प्रसार होता है, यानी उसकी लंबाई ताप के समानुपाती होती है। जबकि गैस तापमापी में गैस का आयतन जो है वो ताप के समानुपाती होता है, तो वो आयतन प्रसार पर निर्भर करेगा। तथा प्रतिरोध तापमापी में पदार्थ के जो प्रतिरोध है वो ताप पर के समानुपाती होता है। तो सभी तापमापियों पे हम देखते हैं एक जो भौतिक गुण है वो ताप के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हम अगर इनके पाठ्यांक लें तो वो करीब करीब पूर्णतः समान नहीं होते हैं। अतः किसी निकाय का यथार्थ ताप मापन के लिए एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। और इसका कारण है कि कार्नो इंजन की दक्षता इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य इंजन कार्य करता है। माना एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन θ1 ताप पर ऊष्मा Q1 ग्रहण करता है और θ2 ताप पर ऊष्मा Q2 निष्कासित करता है। इसलिए दक्षता η = 1 - Q2/Q1। चूँकि कार्नो इंजन की दक्षता दोनों तापों θ1 और θ2 पर निर्भर करती है, इसलिए दक्षता इन दोनों तापों की फलन होगी η = F θ1 θ2। इसलिए समीकरण 1 व 2 से Q2/Q1 = 1 - F θ1 θ2। ठीक है, ये यहाँ पे इसी सूत्र से हमने देखा, जो कि दक्षता का सूत्र है वो Q1 Q2 पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं ये 1 - θ1 θ2 दक्षता जो है ताप पर निर्भर करती है, इसलिए ये इसका फलन होगा। इससे आप क्रॉस करके Q2/Q1 को उधर ले आएँ, ये उधर ले जाएं तो और फिर इसका इन्वर्स कर दें तो Q1/Q2 आ जाएगा। 1 माइनस होगा, इसको नया फलन ले लिया कैपिटल F, जो वो भी θ1 और θ2 पर निर्भर करेगा। और माना यह उत्क्रमणीय इंजन अन्य तापों θ2 और θ3 के बीच कार्य करता है तथा θ2 और ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये θ1 और θ2 के मध्य जो काम कर रहा था वो ये इंजन था। इसी तरह से θ2 और θ3 के मध्य जो काम कर रहा है वो ये इंजन हो गया। और एक हम ले सकते हैं जो θ1 और θ3 के मध्य काम करता है। तो इस तरह से तीनों में जो ऊष्माओं का अनुपात है, जिस तरह से इसका Q1/Q2 का मान आया, उसी तरह से हम Q2/Q3 भी लिख सकते हैं कि वो θ2 और θ3 पर निर्भर करेगा। और सिमिलरली आप देखें यहाँ पे नीचे ये Q1/Q3 वो θ1 और θ3 पर निर्भर करेगा। और हम लिख सकते हैं Q1/Q3 को Q1/Q2, ये दोनों कट जाएंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का क्या उद्देश्य है, हम θ1/Q2 की जगह F लिख सकते हैं, ये इसका फलन है। और ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 3, 4, 5 से ये जो संबंध आया है आपके पास, समीकरण 6 वो क्या कह रहा है कि समीकरण 6 के बाईं ओर का व्यंजक केवल θ1 और θ3 पर निर्भर करता है। समझा दूं मैं आपको, ये केवल θ1 θ पर और ये θ1 θ2 पर और ये θ2, यानी इसमें θ2 भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा है। यानी इनका गुणनफल इस तरह से हो कि θ2 का जो पद है वो आपस में एक दूसरे को कट कर दे और वो टोटल मान में θ2 नहीं आए। और वो तभी हो सकता है जब इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटल F फंक्शन है वो इस तरह से इनका अनुपात हो, तो θ5 वाला फंक्शन कट जाएगा। तो इसकी संतुष्टि के लिए समीकरण 3 से हम कह सकते हैं Q1/Q2 जो कि F θ1/θ2 वो इस रूप में होना चाहिए। फाई पर निर्भर करता रखते हुए फाई जो θ1 पर निर्भर करने वाला पद ऊपर आ जाए, θ2 पर नीचे आ जाए, और इस तरह से θ2 दोनों में कट जाएगा। और हम जानते हैं क्योंकि θ1 स्रोत का ताप है और θ2 सिंक का ताप है, इसलिए θ1 θ2 से अधिक होगा तो Q1 भी ग्रेटर देन Q2 होगा। तो हम यहाँ से ये कहेंगे ये 1 से अधिक है तो ये भी 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फाई θ1 भी फाई θ2 से अधिक होगा, अर्थात ये राशि
क्या होगी, धनात्मक होगी। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि फलन और 1 से अधिक होगी। फलन फाई थीटा ताप थीटा का रेखीय फलन है और ताप वृद्धि के अनुकरणुपाती होता है। इस फलन फाई को ताप मापने के उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि ये रेखिक हो गया, और फाई थीटा ताप फलन की नवीन ताप पैमाने पर हम उसको मान सकते हैं, और इसको थीटा 1 टो है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, थीटा 1 होना चाहिए तो ये टो 1 हो जाएगा, और थीटा 2 वाला को टो 2 कर देंगे। इस तरह से यहाँ मान रखेंगे आप, तो Q1 अपॉन Q2 ये मान रखे दोनों, तो ये टो 1 अपॉन टो 2 आ गया। तो दक्षता है 1 माइनस जो पहले इंजन की वो 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1 हो गया। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर हम टो 2 को है ना अगर परिभाषित करना है, तो जो दूसरा सिंक था हमारे पास, ठीक है, वो अगर 0 मान लें उसका ताप, तो Q2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दक्षता 1 हो जाएगी। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है, क्योंकि Q2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सिंक का ताप क्या कह सकते हैं, परम शून्य ताप कह सकते हैं, और कह सकते हैं उस इंजन की दक्षता क्या होगी, 100% होगी। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। किसी भी द्रव्य का ताप परम शून्य ताप से कम होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सिंक का ताप ऋणात्मक ले लेंगे तो इसकी दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी, तब यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, जो ऊष्मागतिक के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। इसी तरह से हम परिभाषित करते हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर एक अंश का आकार। ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक भाग के आकार को परिभाषित करने के लिए ये चित्र आप देखें, इधर P है वाई एक्सिस पर और इधर आयतन है। तो PV का जो हमने कार्नो इंजन चक्र में जो साइक्लिक चक्र था, AB समतापीय परिवर्तन था, BC रुद्धोष्म परिवर्तन था, है ना, ये दोनों ही प्रसार थे, और ये संपीड़न था, समतापी संपीड़न, और ये DA क्या था, रुद्धोष्म संपीड़न था। तो इसके अंदर इसको अगर पैरेलल ये लाइनें खींच रखी है और एक एक डिग्री के अंतराल में हों, तो हम यहाँ पे ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक भाग के आकार को ज्ञात करने के लिए जल के क्वथनांक टो एस तथा हिमांक टो आई के बीच कार्य करता हुआ एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। PV सूचक आरेख है और इसमें ABCD साइक्लिक चक्र है, AB और CD समतापीय परिवर्तन है, और उनके ताप मान लिए टो एस और टो आई। ये सिंक का ताप हो गया जो कि बर्फ़ का है, और ये स्टीम का हो गया जो कि 100 यानी ये 0 डिग्री और ये 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसको 100 लाइनों के बीच में आप भाग दें तो हम देखेंगे इस कार्नो इंजन की जो दक्षता है या किया गया कार्य वो ABCD का क्षेत्रफल होगा। यदि इस कार्य क्षेत्र को समतापी वक्र के समानांतर वक्र खींचकर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए और इसके एक भाग के क्षेत्रफल के बराबर कार्य करने वाला कोई कार्नो इंजन लें, तो इस कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री के बराबर होगा। अतः यदि किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के क्वथनांक एवं हिमांक के बीच कार्नो इंजन के द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग है, तो उस उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत एवं सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री होता है। इस परिभाषानुसार टो एस माइनस टो आई इजिकल टू 100 हो गया। फिर अज्ञात ताप ज्ञात करना है, तो माना एक कार्नो इंजन क्वथनांक टो एस पर QS ऊष्मा ग्रहण करता है तथा हिमांक टो आई QI ऊष्मा निष्कासित करता है, तो टो एस अपॉन टो आई क्या हो जाएगा, QS अपॉन QI -1 दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके टो आई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं दोनों तापों के अंतर इसका मान टो एस और टो आई का 100 के बराबर है, वो यहाँ रख देंगे, तो टो आई का मान ज्ञात हो जाता है। अब यदि यह कार्नो इंजन अज्ञात ताप टो तथा हिमांक के बीच कार्य करता है, तो ताप टो पर ऊष्मा क्यू ग्रहण करता है, तो हम लिख सकते हैं टो अपॉन टो आई इजिकल टू क्यू अपॉन क्यू आई, जैसा पहले लिखते आए हैं। तो समीकरण 13 से टो आई का मान रखने पर हम टो का मान निकाल सकते हैं, जो कि अज्ञात ताप टी है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से चौथा पॉइंट है ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा गैस पैमाने की जो तुल्यता है। हम जानते हैं आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापे गए ताप T1 और T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो नीटा क्या होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 है। और इसी तरह से टो 1 और टो 2 के बीच कार्नो इंजन की दक्षता वो भी हमें पता है, 1 माइनस दोनों समान है, दोनों को तुलना करेंगे तो T1 अपॉन T2 अपॉन T1 इजिकल टू टो 2 अपॉन टो 1 आ गया। और इन ताप पैमानों पर किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति समान होती है, तो समीकरण 3 से यदि T2 इजिकल टू 0 लें तो हमारे पास
क्या होगा, टो2 भी शून्य के बराबर आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में दोनों ताप पैमानों के परम शून्य आदर्श इंजन के सिंक के उस ताप को व्यक्त करते हैं जिसके लिए कार्नो इंजन की दक्षता 100% होती है। तो दोनों ताप पैमाने क्या हैं, समान हैं। और भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्वथनांक तथा हिमांक बिंदु के मध्य तापांतर हमने क्या लिया था, 100 डिग्री लिया था। ठीक है, तो इस दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार भी समान होता है। तो माना कार्नो इंजन जल क्वथनांक तथा हिमांक बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से कार्नो इंजन की दक्षता को हम लिख सकते हैं, नीटा इक्वल टू 1 माइनस TI/TS इज इक्वल टू 1 माइनस 2I/2S। इस तरह से एलसीएम लेंगे तो और ऊपर 100 लिखेंगे तो ये दोनों भी कट जाएंगे और हमारे पास केवल 2S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2I आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे बता रखा है, दोनों ही ताप समान हैं। तो दोनों प्रूफ हो गए कि ये जो है दोनों का ताप स्रोत का, चाहे हम कोई सा भी पैमाना लें, आदर्श लें या गैस पैमाना लें, समान आता है और सिंक का भी समान आता है। तो दोनों समतुल्य है। धन्यवाद।